सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की महत्वपूर्ण क्लास में। इकोनॉमिक्स की महत्वपूर्ण क्लास में फिर एक बार दोहरा रहे हैं भाई। यूपी पीसीएस की जो भी तैयारी कर रहा है या फिर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम एनीवन, सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स जितना करा रहे उतना पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी चल के आ रहा है डिमांड एंड सप्लाई, काफी समय तक डिमांड एंड सप्लाई चलेगा। लगभग 10 से 11 क्लास डिमांड एंड सप्लाई की चलेंगी। एंड दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी आते हैं। यूपीएससी, अब यूपीएससी सिविल सर्विस तक के कवर करा रहे हैं भाई। रमेश सिंह को कवर करते हुए ये क्लास करा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में कर्व बता दिया था। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या बताया था? स्टार्ट करेंगे क्या? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई। व्हाट इज इन्फ्लेशन? साधारण शब्दों में बता रहे, एकदम सरल शब्दों में। ना समझ में आया बताना कमेंट बॉक्स में कि भाई हमको सर नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट करा दे। समझ में आ रहा? और जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं वो फिर कोई भी मतलब यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करते हैं। वो आपको कंप्लीट तैयारी नहीं करवाएंगे। वो केवल लॉलीपॉप दिखाते हैं। लॉलीपॉप दिखाते हैं कि वो हमारे चैनल पे पेड कोर्स करवाएं, मतलब रिचार्ज करवाएं, तभी वो तुमको पूरा कोर्स मिलेगा। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स कराएंगे। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अभी तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फिर स्पेशली जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसका स्पेशल तौर से करा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों का तक पहुंचाओ कि भाई मुफ्त शिक्षा अभियान किसी चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे पहली बार, मतलब यूट्यूब पे पहली बार है मुफ्त शिक्षा अभियान। अभी तक जितने भी चैनल देख रहे हो, फिर कई सारे चैनल है, अनअकैडमी, स्टडी 91, एग्जामपुर, कई सारे चैनल है। वो भाई उन पे भरोसा मत करना। वो कंप्लीट तैयारी थोड़ी ना करवाते, वो तो अपने पेड कोर्स के लिए थोड़ा बहुत करवा देते हैं बस। थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, जो 1 to 1 पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। साधारण शब्दों में, जब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वस्तुओं सेवाओं ना समझ में आए, जब वस्तुओं, एग्जाम्पल डाल दे, जब वस्तुओं, किससे लिख रहे हैं? मार्कर से। अब तो समझ जाओगे वस्तु मतलब क्या? पेन, पेंसिल, प्याज, आलू। अभी आ रहा ना समझ में? जब वस्तुओं तथा सेवाओं में, समझ जाओगे ना भाई? तथा सेवाओं में, जब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में, जब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में साधारण स्तर से, कीमतों में साधारण कीमत स्तर से साधारण कीमत स्तर से, जब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में साधारण कीमत स्तर से, साधारण कीमत स्तर जैसे आलू के लिए, आलू 20 रुपए किलो है, आलू 20 रुपए किलो है तो साधारण है। आलू 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20, 18, 20, 22, 25,
साधारण है, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लोगे, ठीक है यार, 20 में है, कोई दिक्कत नहीं, 10 किलो दे दो। लेकिन यही आलू अगर 100 रुपए किलो हो जाए, 100 रुपए किलो हो जाए, फिर देखो ना, साधारण कीमत स्तर से ज्यादा हो गया, साधारण कीमत स्तर से ज्यादा हो गया, फिर इसे क्या कहेंगे? महंगाई कहेंगे। जब वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में साधारण स्तर से लगातार बढ़ती जाए, साधारण स्तर से कीमतें, जब वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में साधारण कीमत स्तर से लगातार वृद्धि हो, लगातार वृद्धि हो, कीमतों में बढ़ोतरी हो, लगातार कीमतों में बढ़ोतरी हो, इस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। जब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में, कीमत मतलब प्राइस, जब प्राइस लगातार वस्तुओं पे बढ़ते जाए, ये तो समझ में आएगा, सिंपल है। जब प्राइस लगातार वस्तुओं पे बढ़ता जाए, जब प्राइस लगातार वस्तुओं पे बढ़ता जाए, साधारण स्तर से ज्यादा हो जाए, उसको क्या कहते हैं? लगातार वृद्धि हो, उससे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई कहते हैं। किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं भाई, जब लगातार किसी आइटम में प्राइस बढ़ते जाए, लगातार किसी आइटम पे प्राइस बढ़ते जा रहे, किसी आइटम पे मतलब वस्तुओं में कई सारी वस्तुएं आती हैं, अभी बताते हैं इसको ही, मतलब किसी पर्टिकुलर आइटम पे अगर 100, 200, 500 रुपए बढ़ गए, तो उसको हम मान लो, जैसे एग्जांपल, जब मैंने मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट किया था, जब मैं चला लेता था मोटरसाइकिल चलाना, जब मैंने सीखा था, उस समय पेट्रोल कितने में था? 65 रुपए में था 1 लीटर। फिर मेरे ही समय कितने का हो गया? 107 रुपए लीटर। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूं, पेट्रोल की। 65 से 107 का हो गया, लेकिन इसको क्या नहीं कहेंगे? महंगाई नहीं कहेंगे, इसको महंगाई नहीं कहेंगे। फिर महंगाई किसको कहेंगे? देखिए, फिर महंगाई किसको कहते हैं? मतलब साधारण स्तर से ज्यादा कीमतों में वृद्धि हो रही है, साधारण स्तर से ज्यादा कीमतों में वृद्धि हो रही है। मैंने कहा साधारण भाषा में कि महंगाई, लेकिन कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है। वजह तो हर चीज में होती है, इसमें भी कंडीशन है। क्या? कोई वस्तु, देखना पॉइंट, कोई वस्तु 4 + 2 मीन्स 6% दर से बढ़ती है तो उस वस्तु को महंगाई की कैटेगरी में डालेंगे, महंगाई की कैटेगरी में डालेंगे। फिर देखना दूसरा, अभी ये नहीं होता है, अभी भी ये नहीं है। मतलब हमने किसी वस्तु में 6% की महंगाई आ गई, एक कंडीशन बताई, प्लस बता रहे ना, प्लस दूसरी कंडीशन, इधर प्लस लगा दिया, प्लस दूसरी। देखो आगे पढ़ाएंगे WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI के मुताबिक 106 वस्तुओं
भाई WPI कुछ बड़ा नहीं है, रोजमर्रा की चीजें। अब तो आ गया ना समझ में, रोजमर्रा की 106 वस्तुओं में अगर 6% से ज्यादा वृद्धि हो, अभी आया समझ में। रोजमर्रा की होलसेल प्राइस इंडेक्स जब पढ़ाएंगे उसमें एक टोकरी होती है, इसमें टमाटर, इसमें आलू, इसमें सब जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रोजमर्रा में जूता, कपड़े सब आ जाता है। 106 बताया, सॉरी 106 नहीं, रोजमर्रा की 697 शायद, हाँ कन्फर्म 697। WPI के मुताबिक रोजमर्रा की 697 वस्तुओं पे 4+2% बोले तो 6% की वृद्धि को इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी आए समझ में। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार साधारण स्तर से ज्यादा कीमतों में वृद्धि होती है, उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ये तो कॉमन बात होगी, बच्चों वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में महंगाई सही मायने में किसे कहते हैं? सही मायने में महंगाई किसे कहते हैं भाई? सही मायने में किसे कहते हैं? देखो लिख देखो, अभी आएगा समझ। ये सब भूल लो, मतलब याद रखो, लेकिन ये वाला जो लिखाने जा रहे हैं ज्यादा याद रखो। महंगाई क्या है? जब किसी वस्तु सेवाओं में इससे सरल भाई नहीं हो सकता। जब किसी वस्तु सेवाओं में, उसमें भी रोजमर्रा की चीजें, जब रोजमर्रा की रोजमर्रा की 697 वस्तुओं पे 6% से ज्यादा कीमतों में वृद्धि होती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन। जब रोजमर्रा की 697 WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, आगे पढ़ाएंगे डिजिटल में। अभी हमने लिख दिया ना रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा की 697, इसमें जूते, कपड़े, आलू, धनिया सब कुछ आता है इसमें 697, समझ लो। जब इन 697 आइटम्स पे 6% या इससे ज्यादा, 6% या इससे ज्यादा, एग्जाम्पल मान लो 697 आइटम्स मान लो 100 रुपए के,
697 एटम्स 100 रुपए के थे, लेकिन हो गए कितने के? 106 रुपए के। ये हो गई महंगाई। फिर इससे ऊपर 106, 7, 8, 9 जितना भी आगे जाएगा सब महंगाई में कैलकुलेट। नोट डाउन कर लो। यहां तक आया समझ में भाई? मुद्रास्फीति आया यहां तक समझ में? मुद्रास्फीति समझ में आया? महंगाई क्या होती है? सिंपल सा है यार। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन क्या होता है? जब कोई चीज हम खरीदने जाते हैं, रोजमर्रा की चीज जब हम कोई खरीदने जाते हैं वो महंगी मिलती है। जब रोजमर्रा की चीज हम कोई खरीदने जाते हैं और वो महंगी मिलती है, वो महंगी कितनी? 6% या 6% से ज्यादा महंगी मिलती है। फिर उसी मार्केट में हमको चिल्ला देना चाहिए कि क्या है? महंगाई हो गई, महंगाई बढ़ गई। आया ना समझ में महंगाई क्या होता है? फिर देखो मुद्रास्फीति के कारण या प्रकार, फिर लिखो मुद्रास्फीति के कारण प्रकार भी लिख सकते। मुद्रास्फीति क्यों आती? आखिर महंगाई क्यों? महंगाई भाई किसी को नहीं पसंद है। हमको पसंद है क्या? नहीं पसंद। ना तुमको पसंद है ना हमको पसंद है, तो महंगाई हो क्यों जाती है? क्यों होती महंगाई? ये समझना। दो कारण इसके जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने बैठ के निकाला, वो दो कारण अभी तक निकाल पाए। अभी भी शोध चल रहा है, अभी भी प्रयास चल रहा है कि भाई मुद्रास्फीति क्यों, मुद्रास्फीति क्यों पे अभी भी शोध चल रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं? मुद्रास्फीति के कारण, मतलब मुद्रास्फीति लिख सकते हो क्यों? क्योंकि दो कारण है। महंगाई के दो कारण है। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति। एक है मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित में क्या होता है? जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए लेकिन पूर्ति ना हो पाए, सप्लाई ना हो पाए, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए लेकिन उस वस्तु की बाजार में पूर्ति ना हो पाए। जब किसी चीज की मांग बढ़ जाए, जब किसी चीज की मांग बढ़ जाए लेकिन बाजार में पूर्ति मतलब सप्लाई ना हो पाए। एग्जाम्पल बताएं। एक समय पल्स टॉफी की मांग बढ़ी थी, अच्छी थी, है ना, खाने में अच्छी थी, हमें तो नहीं पसंद थी लेकिन लोगों को ज्यादा पसंद थी। काफी लोगों को ज्यादा पसंद थी कौन सी टॉफी? पल्स टॉफी। इसकी क्या बढ़ी? मांग बढ़ी, इसकी मांग बढ़ी लेकिन इसकी सप्लाई भी बढ़ी। इसकी मांग जब मार्केट में बढ़ी तो इसकी सप्लाई भी बढ़ गई थी।
कंपनी ने ज्यादा बनाई, बढ़ गई, इसलिए प्राइस नहीं बढ़ा, एक ही रुपए रहा, 1 रुपए की थी 1 रुपए की है। अभी मान लो इसकी मांग बढ़ गई, सप्लाई ना हो पाती, मतलब मांग बढ़ गई लेकिन सप्लाई ना हो पाती, फिर क्या हो जाता, प्राइस बढ़ जाता, कहते कि महंगाई बढ़ गई। यही तो होता है। इसमें क्या लिखा होगा, मांग जनित मुद्रास्फीति। जब मांग बढ़ जाती है, when demand will be increase and supply is not fulfilled, सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही, then price will be increased and this condition is shown इन्फ्लेशन। यह कंडीशन क्या दर्शाती है, महंगाई दर्शाती है। फिर दूसरा तरीका क्या है, लागत जनित मतलब किसी चीज मतलब वस्तु, अन्यथा मत लेना इसे। किसी चीज में लागत में कच्चा माल, किसी चीज में कच्चा माल महंगा हो, किसी चीज में कच्चा माल महंगा हो तो वह चीज बाजार में महंगी ही आती है। फिर लोग कहते हैं भाई बड़ी महंगी, ये चीज भाई बड़ी महंगी, लेकिन उसके कच्चे माल में ज्यादा इनपुट लगा है, ज्यादा प्राइस लगा है, तो उसी हिसाब से इसी कच्चे माल में लेबरी भी आती है, इसी कच्चे माल में लेबरी भी आती है। इसी कच्चे माल में लेबरी, अगर कच्चा माल महंगा पड़ता है, लेबरी महंगी पड़ती, तो वो वस्तु सामान्यतः मार्केट में महंगी ही होगी। ये मुद्रास्फीति के कारण है, यही कारण भी प्रकार है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण कैसे किया जाए, महंगाई को कैसे नियंत्रण किया जाए, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण किया जाए। मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण किया जाए, इंग्लिश में हाउ टू कंट्रोल inflation. There is two method how to control inflation. There is two method to control inflation. One is monetary policy. First is monetary policy and second is fiscal policy. First is monetary policy. By monetary policy we will control the inflation, and in this monetary policy there is many points which is governed by RBI, Reserve Bank of India, and Reserve Bank of India indirectly and directly control the inflation. Inflation is controlled by two methods. One is monetary policy and second is fiscal policy. मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति और फिजिकल पॉलिसी को कहते हैं राजकोष नीति।
मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करें? हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. देयर इज ओनली टू मेथड which is controlled inflation. One is monetary policy and second is physical policy. One is monetary policy and second is physical policy, fiscal. हिंदी में क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोष नीति, मौद्रिक नीति और राजकोष नीति. there is two method to control the inflation. There is two method to control the inflation. One is monetary policy and second is physical policy. And in this monetary policy, many of action taken by RBI, Reserve Bank of India. अभी देख लेते हैं. हमने ये जनरल प्राइस लेवल, साधारण मूल्य दर पे ही बाजार चलती, सब संतुष्ट रहते, सब खुश रहते, लेने वाला और बेचने वाला दोनों. ऐसी लाइन होनी चाहिए. फिर कभी कभी ऐसी लाइन हो जाती भाई, कभी कभी हमने बताया ना, कभी कभी ऐसी भी लाइन हो जाती और कभी कभी ऐसी भी लाइन हो जाती. अब ऐसी लाइन को, इस उठी हुई लाइन को भी इधर लाना है और इस गिरी हुई लाइन को भी ऊपर उठाना है, ताकि ये साधारण जनरल प्राइस लेवल पे बाजार चले, ताकि जनता, जनार्दन, सरकार सभी खुश रहे. ये तो सब चाहते हैं साधारण हो, जो भी चीज हो क्या हो, बैलेंस में. इस बैलेंस में डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. जनरल प्राइस लेवल यहां तक आया, समझ लो, नोट डाउन. इन्फ्लेशन आया समझ में? कठिन है सब्जेक्ट, थोड़ा टफ लगे तो बताना, और भी सरल तरीके से बताएं. हमको क्या चाहिए? ये वाली लाइन चाहिए, न ये वाली चाहिए न ये वाली चाहिए. अगर बढ़ गया तो महंगाई, अगर घट गया तो मंदी. ये वाली लाइन क्या दर्शाती है? महंगाई. ये क्या दर्शाती है? मंदी. हमको ये वाली लाइन चाहिए. ये वाली लाइन दो प्रकार से मिल सकती है. ये वाली लाइन दो प्रकार से मिल सकती है, या तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला चक्र चलाएं, या फिर हम फिजिकल पॉलिसी वाला चक्र चलाएं, ताकि ये वाली लाइन घट जाए, दोनों घट जाएंगी. अभी देखेंगे कैसे घटेगी. मॉनेटरी पॉलिसी अगर लागू करेंगे तब भी महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा, फिजिकल पॉलिसी लागू करेंगे तब भी महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा. देखो फिर देखना, महंगाई पॉइंट नोट करना. महंगाई और मंदी, मतलब ये ऊपर और ये नीचे. महंगाई और मंदी दोनों अपने आप होते हैं, अपने आप होते हैं. महंगाई, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन अपने आप होते हैं. इन्फ्लेशन का विपरीत है डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन का
विपरीत है डिफ्लेशन। महंगाई का उल्टा है मंदी। महंगाई को अगर कंट्रोल करें, महंगाई को अगर कंट्रोल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिसइंफ्लेशन। उसको डिस इन्फ्लेशन। अगर मंदी को कंट्रोल करें तो इसको कहते हैं रिफ्लेशन। ध्यान से देख लो, रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अपने आप होते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अपने आप होते हैं, लेकिन डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन किए जाते हैं। ये दोनों करवाए जाते हैं। बाजार को नियंत्रित करने के लिए, बाजार को साधारण करने के लिए डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन करवाया जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई और मंदी अपने आप होती है, लेकिन इनको कंट्रोल करवाया जाता है। जो करवाया जाता है, महंगाई को कम किया जाता है, उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। मंदी को कम किया जाता है, उसको कहते हैं रिफ्लेशन। समझ में आ रहा है? और ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा और फिजिकल पॉलिसी के द्वारा करवाए जाते। महंगाई और मंदी अपने आप हो जाती है, महंगाई और मंदी अपने आप होती है, महंगाई और मंदी अपने आप होती, लेकिन डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन इनको कंट्रोल किया जाता है बाय मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। रीडिंग डाल। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। इसके बारे में जनरल अवेयरनेस के रूप में जनरल आइडिया देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी एमपी, समझ में आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा बाजार को संतुलित किया जाता है। अभी बताया, मौद्रिक नीति के द्वारा बाजार को संतुलित किया जाता है। मौद्रिक नीति की समिति का प्रत्येक 2 महीने पे, मौद्रिक नीति की समिति का प्रत्येक 2 महीने पे बैठक होती है। मौद्रिक नीति की जो समिति होती है उसकी प्रत्येक 2 महीने पे बैठक होती है। मौद्रिक जो नीति की समिति, इसमें अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। आरबीआई का गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करता है, जिसमें इस मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी में 6
6 सदस्य होते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी में 6 सदस्य होते हैं। ये हो गया जनरल आइडिया। अभी मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति के द्वारा जो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाता है, मौद्रिक नीति के द्वारा जो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाता है, उसके भी 2 घटक हैं। इस मौद्रिक नीति के 2 घटक हैं। एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि। मात्रात्मक और गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि में आता है, एक रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, इसको कहते हैं RR, इसको कहते हैं RRR, ट्रिपल R। रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब पढ़ने हैं। कैश रिजर्व रेशियो दिख रहा है साहब? हाँ ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो इस क्वांटिटेटिव मेथड में आता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें आता है कैश रिजर्व रेशियो। इसी में आता है MSF इसी में आता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसी में आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। इसी में नंबर 7 पे आता है, नंबर 7 पे OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नंबर 7 पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार, इसे कहते हैं खुली बाजार की प्रक्रिया हिंदी में। इन सबका हिंदी बता देंगे भाई। रेपो रेट का रेपो रेट ही रहेगा, रिवर्स रेपो रेट का रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट का बैंक रेट ही रहेगा। कैश रिजर्व रेशियो CRR को हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षी अनुपात। इसको कहते हैं नगद आरक्षी अनुपात। CRR को नगद आरक्षी अनुपात। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा।
सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, इसको कहते हैं खुली बाजार की प्रक्रिया। खुली बाजार की प्रक्रिया, ये हो गया हिंदी में खुली बाजार की प्रक्रिया, समझ में आया? हाँ भाई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बता दिया, बैंक रेट अभी बताया नहीं, मतलब हेडिंग कर गई। कल की क्लास में कंप्लीट कराएंगे, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड से, उसमें भी रेपो रेट से। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से देसी स्टाइल में बताएंगे रेपो रेट क्या होता है। जब बैंकें आरबीआई से लोन मांगे, हम लोग बैंक से लोन मांगते हैं, जब बैंक आरबीआई से लोन मांगे उसको रेपो रेट, जब आरबीआई बैंक से लोन मांगे, जब आरबीआई उल्टा बैंक से लोन मांगे और इंटरेस्ट खुद तय करे, रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट सेम वही, रेपो रेट ही, ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, वो लॉन्ग टाइम के लिए, कल बताएंगे, सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं। फिर इसमें देखेंगे क्वालिटेटिव, गुणात्मक विधि में, गुणात्मक विधि, क्वांटिटेटिव बता दिया, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक विधि, गुणात्मक विधि में साख का नियंत्रित वितरण, पहला साख का नियंत्रित वितरण, साख का नियंत्रित वितरण, मार्जिन पे परिवर्तन, मार्जिन पे परिवर्तन, मार्जिन पे परिवर्तन। फिर देखेंगे तीसरा उपभोक्ता साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण। नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सब किसमें, क्वालिटेटिव मेथड में, गुणात्मक विधि में ये सब है। लेकिन इस गुणात्मक विधि से पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव मेथड, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले 7 ये देखेंगे, पहले इन 7 तरीकों से कैसे महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इन्हीं 7 तरीकों से महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और उसका उल्टा कर देंगे तो किसका कंट्रोल हो जाएगा, मंदी का। जो मार्केट में, बाजार में सस्ती चीजें मिलती हैं उसका भी कंट्रोल इसी से होगा, है ना। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे वो हो जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव मेथड से, क्वालिटेटिव मेथड से, गुणात्मक विधि से देखेंगे महंगाई पे कंट्रोल। इससे जो पहले क्लास करा रहे थे उसमें शायद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कराया था, लेकिन आज मतलब नेक्स्ट क्लास में नए तरीके से कराएंगे। वो वाला जो पहले करा दिया वो तो करा दिया है, लेकिन फिर से कराएंगे रिवर्स रेपो रेट नए तरीके से। हमने एक उसमें समझते चले आ रहे हैं, एक टॉपिक में, कि कैसे महंगाई है, महंगाई पे नियंत्रण कैसे किया जाए, नियंत्रण करने की विधि, और विधि के अंदर घटक में क्या क्या है। घटक में क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी,
रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये किसमें देखना, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड पूरा देखेंगे, फिर क्वालिटेटिव मेथड देखेंगे, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी देखेंगे। फिजिकल पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से लगातार चलेगा क्या, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बाद स्टार्ट कर देंगे क्या, कर, लेकिन कर अभी समय लगेगा स्टार्ट करने में, पहले डिमांड एंड सप्लाई। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एंड स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा, सब लोग नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।